हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आकाश इंस्टीट्यूट की लेटेस्ट सीरीज जिसमें हम लेके आए हैं असर्शन रीजन्स टाइप के क्वेश्चंस। ये बच्चों नीट के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है और साथ ही साथ एनसीईआरटी की लाइंस पर भी बेस्ड है। जैसा कि आप जानते हैं एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं क्योंकि नीट में लगातार एनसीईआरटी की लाइंस पर बेस्ड असर्शन रीजन के क्वेश्चंस या स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों आज की इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ये पहला क्वेश्चन है। असर्शन कहता है, पहले मैं आपको कोडिंग बता दूं। कोडिंग इस तरह से है कि हम आंसर 1 मार्क करेंगे जब असर्शन भी सही होगा, रीजन भी सही होगा और रीजन जो है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन करेगा करेक्ट। 2 मार्क हम तब करेंगे आंसर जब दोनों असर्शन और रीजन सही होंगे लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। 3 मार्क करेंगे जब असर्शन सही होगा, रीजन गलत होगा, और 4 मार्क करेंगे जब दोनों गलत होंगे। तो इसी कोडिंग को ध्यान में रखते हुए चलिए शुरू करते हैं बच्चों। असर्शन क्वेश्चन नंबर 1। असर्शन कहता है मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बट मोलारिटी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। द्रव्यमान प्रतिशत, मोल प्रभास तथा मोललता ताप पर निर्भर नहीं करते हैं लेकिन मोलरता ताप का एक फलन है अथवा ताप पर निर्भर करती है, ये कहना चाहता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कारण की बात करते हैं, देखें क्या कहता है। वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर बट द मास डज नॉट। बिल्कुल सही बात है, ताप के साथ आयतन परिवर्तित होता है लेकिन द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता। देखिए जो भार है यानी कि मास, वो मैटर के एटॉमिक मास पर डिपेंड करता है जो कि यूनिवर्सल पैरामीटर है और इस यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाओ वो बदलता नहीं है। लेकिन बेटा जब वॉल्यूम की बात करते हैं यानी कि आयतन की, तो वॉल्यूम जो होता है वो मैटर के पार्टिकल्स के बीच का इंटर पार्टिकल गैप डिसाइड करता है। तो होता क्या है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर हट जाते हैं क्योंकि इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से वेलोसिटी बढ़ जाती है और गैप बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ जाता है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ते ही वॉल्यूम बढ़ेगा। अब मोलारिटी की अगर हम बात करें तो मोलारिटी का फार्मूला होता है N/V। तो बेटा क्योंकि T पर डिपेंडेंट है तो T बढ़ते ही V बढ़ जाएगा और M कम हो जाएगा, तो आपकी मोलरता जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन हमने कहा कि एटॉमिक मास से ही मास यानी द्रव्यमान निर्धारित होता है और द्रव्यमान इस ब्रह्मांड में नहीं बदलता। ठीक है, तो ताप पर भी सामान्यतया ये बदलेगा नहीं, ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो ये तो हो गया पहला स्टेटमेंट की द्रव्यमान, मोल प्रभास तथा मोलता ताप पर निर्भर नहीं करते। अब इनमें से कोई भी सूत्र ले लो, जैसे भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत का भार सूत्र लें तो W/W का सूत्र होता है क्या? विलेय का भार बटे विलियन का भार गुणा 100, यानी कि सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूशन का वेट इनटू 100%। अब इसमें वेट आया है, वॉल्यूम कहीं आया नहीं है। मोल प्रभास की अगर हम बात करें बच्चों तो मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सब्सटेंस A एंड सब्सटेंस B, और मोल्स किस पर डिपेंड करते हैं? वो भी वेट पर डिपेंड करते हैं, है ना। तो N जो है नंबर ऑफ मोल्स W/mW से निकाला जाता है। मोललता की बात करें यानी मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी भी N/W यानी कि सॉल्वेंट के वेट पर डिपेंड करता है मोल्स, और मोल्स खुद ही वेट पर डिपेंड करते हैं। इस तरह से ये तीनों प्रॉपर्टीज मोल प्रभाज, मोललता और द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1। दैट्स ग्रेट। तो इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन है, द सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन में विलायक की एक दी गई मात्रा में विलेय की अधिकतम मात्रा घुली होती है। बिल्कुल सही बात है। इसी को संतृप्त या सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो सॉल्वेंट दिया गया है उसकी फिक्स अमाउंट में सॉल्यूट का अमाउंट भी मैक्सिमम लेवल तक जब डिसॉल्व हो जाता है तो उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। रीजन कह रहा है द सॉल्युबिलिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। द सॉल्युबिलिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया क्योंकि जो
जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में इंटरेक्ट करवाते हैं तो एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी रिलीज होती है, नेट चेंज, है ना। तो ये कह नहीं सकते कि टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है, कुछ सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक होते हैं, कुछ सॉल्यूशन एंडोथर्मिक होते हैं। तो पहली बात तो एकदम सही है, दूसरी बात गलत हो गई, तो हम क्या आंसर देंगे, थर्ड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है assertion, pressure does not have any significant effect on solubility of solid in liquids। ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता। यह तो बात बिल्कुल सही बोली है। अब उसका रीजन देख लेते हैं। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाईली कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल, यानी ठोस तथा द्रव अत्यधिक असंपीड्य होते हैं। बिल्कुल यही बात, सही बात इन्होंने कहा। कंप्रेस होने का मतलब है वॉल्यूम चेंज हो जाना, ठीक है ना, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है ना, कम हो जाना, वॉल्यूम कम हो जाएगा। एक्सपेंड करें तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब क्या है कि सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल क्या होते हैं, अपनी मिनिमम डिस्टेंस पर होते हैं ऑलमोस्ट, यानी बहुत ज्यादा क्लोजली वो पैक्ड होते हैं या एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं। तो आप चाहे कितना भी प्रेशर इस पे लगा लो, उन पे और डिस्टेंस चेंज नहीं होती, उनके बीच का गैप जो है वो चेंज नहीं होता। इसका मतलब है प्रेशर से वॉल्यूम पर कोई चेंज नहीं आता। समझ में आ गया। और इसीलिए यहां पर लिखा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स है, सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स है। फर्क किस पर पड़ता बच्चों, गैस के पार्टिकल्स पर। जब आप गैस के पार्टिकल्स को कंप्रेस करते हैं तो उनकी कोलिजन ज्यादा बढ़ जाती है, और कोलिजन बढ़ जाने से लिक्विड के अंदर उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो गैस पर तो फर्क पड़ता है, लेकिन लिक्विड और सॉलिड के सॉल्यूशन पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके बच्चों, अब चलते हैं नंबर 4 पर। अच्छा, इसका आंसर क्या रहेगा इस हिसाब से, तो इसका आंसर रहेगा 1। एक्सप्लेन कर रहा है एकदम, तो इसका आंसर 1। नेक्स्ट है नंबर 4, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स डिक्रीजेस विद राइज इन द टेम्परेचर। ताप में वृद्धि के साथ गैसों की द्रव में विलेयता घटती है। सही बात है, अभी बताते हैं क्यों। और रीजन, डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। गैसों का द्रव में विलीनीकरण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। गलत स्टेटमेंट है। एक्चुअली जब सॉल्यूशन के अंदर गैस डिसॉल्व होती है तो अभी यहां क्या है बच्चों की गैस के पार्टिकल तो एक दूसरे से फ्री हैं, उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल है नहीं। लेकिन जब बच्चों वो सॉल्यूशन के अंदर एंटर करते हैं तो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है उनके साथ वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए गैसों का लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी जो है, डिसोल्यूशन जो है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है, इस हिसाब से सेकंड तो गलत हो गया। फर्स्ट, ताप में वृद्धि के साथ गैसों की द्रव में विलेयता घटती। अब सुनो, यहां क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम डेवलप हो जा रहा है ना। इक्विलिब्रियम डेवलप हो जा रहा है कि ए जो है, जो गैस है वो सॉल्यूशन में यानी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रही है और क्या बन जा रहा है, सॉल्यूशन बन जा रहा है। ठीक है, रिएक्शन रिवर्सिबल है, प्लस क्या रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। अब ली चैटलियर ये कहता है कि अगर किसी इक्विलिब्रियम प्रोसेस में हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो आपका इक्विलिब्रियम है वो एंडोथर्मिक साइड में शिफ्ट हो जाता है। अब आपको यह भी पता होगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन के दोनों साइड एक दूसरे के अपोजिट नेचर के होते हैं। अगर ये फॉरवर्ड एक्सो है तो बैकवर्ड क्या होगा, एंडो होगा। बात समझ में? और अगर फॉरवर्ड एंडो है तो बैकवर्ड क्या होगा, एक्सो। अब आप यहाँ इक्विलिब्रियम सेटअप है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी तो हीट रिलीज होगी। अब अगर आप इसमें टेम्परेचर बढ़ा दोगे, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड, एंडोथर्मिक साइड में। तो जो सॉल्यूशन में गैस डिसॉल्व थी वो वापस बाहर निकल जाएगी और इस तरह से सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। इस हिसाब से आंसर क्या रहेगा बच्चों, थर्ड। नेक्स्ट नंबर 5, असर्शन कह रहा है एडिशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ सॉल्वेंट डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। किसी विलायक में एक अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता। बिल्कुल सही है। क्यों हो जाता है, इसका रीजन चेक करते हैं। द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। एग्जैक्ट
एक्सप्लेनेशन अगर हम कहें तो नहीं है, बट काफी क्लोज है, तो आंसर तो रहेगा वन ही, आंसर तो वन ही रहेगा। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअली क्या होगा कि जब आपका सॉल्वेंट प्योर होगा, वॉलेटाइल होगा, ध्यान दीजिए, तो उसका हर एक पार्टिकल इवोपरेट करने की कोशिश करेगा जो भी सरफेस पर प्रेजेंट है। लेकिन जब आप इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हो, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होकर वो सरफेस पे भी जाएगा। तो जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल है वो सरफेस पर आ गए हैं, अब वो तो इवोपरेट नहीं होते। इवोपरेट तो केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल हो सकते हैं जिनकी नंबर सरफेस पर आकर इन पार्टिकल ने क्या कर दी, ऑलरेडी कम कर दी। तो यहां क्या हो जाएगा, लो वेपर प्रेशर, यहां क्या हो जाएगा, हाई वेपर प्रेशर। तो बच्चों यहां तो प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट, लेकिन यहां पर सॉल्यूट मिलाया गया है, कौन सा, नॉन वॉलेटाइल, जिससे उसने वेपर प्रेशर कम कर दिया है। तो किसी विलायक में एक अवाष्पशील विलय को मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। अच्छा, जितना ज्यादा पार्टिकल हम मिलाएंगे बच्चों, उतना ही सरफेस पर सॉल्वेंट का पार्टिकल कम होता जाएगा और वेपर प्रेशर भी डाउन होता चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह सब एनसीईआरटी की लाइंस पर बेस्ड है बच्चों। यहां पर आप एनसीईआरटी को अगर ढंग से रीड आउट करते हैं अंडरलाइन करके, तो आपको ये पॉइंट्स नजर आएंगे। नंबर 6 क्वेश्चन, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म्स सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। बिल्कुल सही बात है, क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन के मिश्रण से प्राप्त विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। रीजन देख लेते हैं। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ अबव सॉल्यूशन इज लेस देन 0। गलत बात। यहां ये कंफ्यूजन हमेशा हो जाता है बच्चों को कई बार कि नेगेटिव साइन आया है तो हो सकता है एंट्रोपी भी नेगेटिव हो जाए, शून्य से कम हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर एंट्रोपी का अगर कॉन्सेप्ट हम अच्छे से स्टडी करें तो वहां क्लियर हो जाएगा कि नॉन रिएक्टिव पार्टिकल या सब्सटेंसेस जब भी मिक्स होते हैं एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज होती है। अब चाहे वो गैस सॉल्यूशन हो या फिर लिक्विड सॉल्यूशन हो। तो पहली बात तो सही है, लेकिन दूसरी बात गलत है, इसलिए आंसर इसका 3 आएगा बच्चों। लेकिन वो क्यों नेगेटिव हुआ ये भी बता दूं। अगर आपका ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर पी ऑब्जर्व्ड कम हो जाए पी कैलकुलेटेड से, जो कि राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट किया जाता है, तो हम इसको नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। अब नेगेटिव डेविएशन क्यों हुआ, एक्चुअली क्या है, क्लोरोफॉर्म में और एसीटोन पोलैरिटी की वजह से, अगर हम प्योर क्लोरोफॉर्म की बात करें तो उसमें डीपी डीपी अट्रैक्शन होता है। प्योर एसीटोन में भी अगर हम बात करें तो उसमें भी डीपी डीपी अट्रैक्शन होता है। लेकिन जब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को आप मिला दोगे तो बेटा ये होगा कि यहां कार्बन पर, क्लोरीन पर तो डेल नेगेटिव होगा, लेकिन हाइड्रोजन पर डेल पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी तरह से डाइपोल मोमेंट की वजह से ऑक्सीजन पर माइनस और कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज। तो कुल मिला के परमानेंट पोलर पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे के क्लोज आ गए और उनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ने क्या बना लिया, इंटरमोलेक्युलर H बॉन्ड। अब H बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये बॉन्ड डीपी डीपी अट्रैक्शन से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। अब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो गया तो पार्टिकल प्योर स्टेट की कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांगली एसोसिएट हो गए, ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड हो गए। अब उनका इवोपरेशन पुअर हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, जिससे इवोपरेशन कम होने पर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड से वेपर प्रेशर कम आएगा जो हमने कैलकुलेट किया था, क्योंकि जो कैलकुलेट किया जाता है वो आइडियल सॉल्यूशन मान के किया जाता है, पर अब ये तो नॉन आइडियल बन गया, नेगेटिव डेविएशन वाला, इसलिए वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 7 पहला केस है ए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक जिसमें विलयन बनाया जाता है के क्वथनांक से सदैव अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हैं तो उससे तो हमेशा वेपर प्रेशर डाउन और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है अभी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन पहले रीजन देख लेते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक जिसमें विलयन बनाया जाता है के क्वथनांक से सदैव अधिक होता है। देखो जिसका ग्राफ अगर हम देखें टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर, तो पहले तो
आपको पता होगा कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जनरली 1 एटमॉस्फेयर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखते हैं। अब अगर बच्चों शुद्ध विलायक या प्योर सॉल्वेंट लेकर उसको गर्म करें तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और यहाँ पर दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा सॉल्वेंट का, ठीक है। लेकिन जब मैं इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाऊंगा तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और उसका वेपर प्रेशर इक्वल करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर ज़्यादा सॉल्यूट मिला दूं तो और ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है। तो ये तो बात हो गई कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से, ये तो क्या है, सॉल्वेंट है, ये क्या है, सोल्यूशन है, और ये भी सोल्यूशन है लेकिन ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला है। तो दूसरी बात भी क्लियर हो रही है कि विलयन का क्वथनांक गुणन विलयन की मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। ये जो गैप आता है बेटा, इसी को डेल्टा टीबी कहा जाता है, और डेल्टा टीबी का फार्मूला होता है यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट Kb इंटू W, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू सॉल्वेंट का वेट इंटू 1000 इंटू I। तो सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के W के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इस हिसाब से एक्सप्लेनेशन हो गया, तो क्या रहेगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नंबर 8, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। प्रासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, बिल्कुल सही बात है। इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, यह ताप पर निर्भर करता है। अब यह भी बात सही है, दोनों बात सही है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर 2 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों सही तो हैं पर एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसकी डेफिनेशन क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है कि वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के पार्टिकल की नंबर पर डिपेंड करे, ना कि टेम्परेचर पर। तो अगर यह बात होती है कि पार्टिकल पर डिपेंड करती है तो सही हो जाता, पर यह क्या, ताप पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, वो तो सही है क्योंकि पाई इज इक्वल्स टू CRTI, यानी कि टी पर डिपेंडेबल है, तो बात सही है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो है ही क्योंकि पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करती है, इसलिए आंसर क्या देंगे इसका 2। ओके बच्चों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज मोर यूजफुल देन द मेथड्स टू डिटरमाइन ऑफ मोलर मासेस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। वृहद अणुओं के मोलर द्रव्यमान का निर्धारण करने के लिए परासरण दाब विधि अन्य विधियों की तुलना में अधिक उपयोगी है। सही बात है। क्यों है? रीजन देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर इज लार्ज इवन फॉर द वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। बहुत तनु विलयनों के लिए परासरण दाब का परिमाण अधिक होता है। एकदम सही एक्सप्लेनेशन है। वैसे 3 बातें हैं जो इस मेथड को बाकी मेथड से सुपेरियर बना देते हैं अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, है ना। पहला तो यह है कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर का मेजरमेंट है ये हम रूम टेम्परेचर पर करते हैं जनरली। बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में टेम्परेचर कम करना पड़ सकता है, ज्यादा करना पड़ सकता है। दूसरा जो फैक्ट है बच्चों वो ये है कि बायोमोलिक्यूल्स जनरली टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से उनका केमिकल बिहेवियर, केमिकल नेचर बदल सकता है। तो इसलिए टेम्परेचर सेंसिटिव होने के कारण रूम टेम्परेचर सबसे फेवरेबल टेम्परेचर रहता है। दूसरा ये कि अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो पाई इज इक्वल्स टू C इंटू R इंटू T इंटू I की बात करते हैं। तो रूम टेम्परेचर के आसपास T कितना लेते हैं जनरली? 300 केल्विन मान के चल लेते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस। R का वैल्यू भी 0.0821 के आसपास होता है। तो अगर हम C कम भी लेते हैं तब भी ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा मैग्नीट्यूड में होती है, जबकि बाकी के केसेस में डेसिमल पॉइंट्स में वैल्यूज आती हैं। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। तो इसलिए ये बेस्ट मेथड है और ये एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, इसलिए क्या ऑप्शन देंगे इसका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बच्चों, असर्शन कहता है द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर I फॉर द इथेनोइक एसिड इन बेंजीन इज लेस देन यूनिटी। बेंजीन में एथेनोइक अम्ल के लिए वांट ऑफ गुणांक I का मान इकाई से कम होता है। R रीजन देख लेते हैं, बात तो सही है। मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक एसिड डाइमराइजेज इन बेंजीन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल सही बात है, एक्सप्लेनेशन है और 1 देंगे। ठीक है, I का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय
इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब प्रारंभिक रूप से लिए गए कणों की संख्या और विलयन में उपस्थित कणों की संख्या। अब अगर डाइमराइजेस की बात करें तो एसिटिक एसिड जो होता है वो H बॉन्डिंग कर लेता है और उसके दो पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल बन जाते हैं, COH होल ट्वाइस। ठीक है, तो दो से क्या बना, एक। तो आपने इन्हीं I का वैल्यू क्या हो गया बेटा, आपने लिया 2 और सॉल्यूशन में नजर आ रहा है 1, तो लेस देन 1 हो गया। सही बात है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है क्योंकि जिस मॉलिक्यूल में OH ग्रुप होता है वो H बॉन्ड बनाने के काबिल होता है। तो इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड भी इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग बना लेंगे क्योंकि वो बेंजीन से तो बॉन्ड करते ही नहीं है। बेंजीन में जो बॉन्डिंग होती है तो वांडर वाल है और ये तो H बॉन्ड है, तो दोनों की नेचर में डिफरेंस है, इसलिए वो बेंजीन के मॉलिक्यूल से बॉन्डिंग कम करते हैं। केवल वांडर वाला जो पार्ट है वही बॉन्डिंग करता है, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है जिसे हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलते हैं वो उससे रिपेल करता है, तो आपस में ही जुड़ जाता है और मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे असर्शन रीजन और इनके एक्सप्लेनेशंस। इसी तरह के और चैप्टर्स और टॉपिक के असर्शन रीजन क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए और हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू बच्चों।